लेके आए हैं हम अगला चैप्टर नहीं, अगला लेक्चर। हेलो दोस्तों, हम लेके आए हैं केमिस्ट्री का अगला लेक्चर, और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जो अपने पास में कुछ और रिएक्शन रह गए इन तीन टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर, उनको हम पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आओ हम देखते हैं क्या है अपने पास में। देखो, सबसे पहले हमारे पास में कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कौन सी है? एंडोथर्मिक। तो अपने पास में ए है एंडो और थर्मिक। देखो, थर्मिक का मतलब होता है किससे? हीट से होता है। किससे होता है संबंध? हीट से, कि आप उसे गर्म कर रहे हैं। और एंडो का मतलब क्या है? बेसिकली इनडोर समझो आप। इनडोर मतलब हमें एक कमरे के अंदर इसको भेजना है, मतलब यहाँ पे हमें हीट की सप्लाई करनी है। क्या करनी है? हीट की सप्लाई करनी है। मतलब रिएक्शन को करवाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ने वाली है, हीट की आवश्यकता पड़ने वाली है, कि आपको वहां पे एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके वो रिएक्शन पॉसिबल होगी, अदरवाइज रिएक्शन पॉसिबल होगी ही नहीं। जैसे देखो, इसमें अपने पास में क्या दे रखा है? एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है हमारे पास में। जैसे नॉर्मली रिएक्शंस होती हैं वही केमिकल रिएक्शंस है, लेकिन इनके केस में इनको करवाने के लिए हमें एनर्जी की क्या पड़ने वाली? आवश्यकता पड़ने वाली है। दैट एब्जॉर्ब हीट एनर्जी। क्या करती है? एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब उसके लिए रिक्वायरमेंट है, जब आप उसको हीट देंगे तभी जाके कुछ काम होगा। फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। कहां से मिलेगी आपको? एक हीट को एब्जॉर्ब करेगा, सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेगा। चाहे आप उसको टेम्परेचर की फॉर्म में दें या उसे सनलाइट की फॉर्म में दें, किसी की भी फॉर्म में दें, लेकिन सराउंडिंग से वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाला है। द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग डिक्रीज। सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ड्रिवन दी रिएक्शन। मतलब रिएक्शन को होने के लिए, करवाने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ने वाली है, तभी जाके रिएक्शन पॉसिबल होगी, अदरवाइज कोई रिएक्शन पॉसिबल होने वाली नहीं है। जैसे अपने पास में देखो, यहाँ पे हम की फीचर की बात करें कि हमारे पास में पॉइंट कौन कौन से हैं, तो अपने पास में पहला पॉइंट है एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। क्या होगी? एनर्जी को एब्जॉर्ब करवाना पड़ेगा आपको। आप जब तक उसको गर्म नहीं करोगे, एनर्जी नहीं दोगे, वो रिएक्शन होने वाली नहीं है। रिएक्शन करवाने के लिए आपको उसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, सराउंडिंग फील्स कूलर। और जो भी अपन जहां से एनर्जी लेंगे तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा, तो वो होगी सराउंडिंग कूलर होगी, जबकि ये क्या होगा? गर्म होगा। ठीक है, अपने पास में अकर्स इन, जैसे इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर भी क्या होता है? हमें हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सॉल्ट डिजॉल्विंग, किसी भी सॉल्ट को हमें क्या करना है? घोलना है, उसे गर्म करना पड़ेगा हमें। थर्मल डिकम्पोजिशन, किसी भी चीज का हमें तोड़ना है तो हमें हीट देनी पड़ेगी, तभी जाके वो छोटे छोटे पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होगा, डिकम्पोज होगा। तो किसी बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल्स में डिसोसिएट करने के लिए आपको वहां पे हीट की रिक्वायरमेंट होगी, आपको हीट एनर्जी वहां पे देनी पड़ेगी, तो थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। जैसे देखो, अपने पास में कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखे हैं, इन एग्जाम्पलों को हम देखते हैं। जैसे अपने पास में दे रखा है एग्जाम्पल ऑफ द एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका एंडोथर्मिक रिएक्शन का हमें एग्जाम्पल लिखना है कि हमारे पास में एंडोथर्मिक रिएक्शन का कौन सा एग्जाम्पल है। तो हमने सबसे पहले देखा फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। आपको पता है फोटोसिंथेसिस कब संभव होती है? जब सूर्य का प्रकाश, सनलाइट प्रेजेंट हो। क्या हो? सनलाइट दे रखी हो, तो सनलाइट की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन क्या होती है? पॉसिबल होती है। यदि सनलाइट नहीं हो तो रिएक्शन पॉसिबल होने वाली नहीं है। आप देखें यहाँ पे क्या दे रखा है? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस क्या दे रखा है? सनलाइट दे रखा है। तो हमें क्या मिल रहा है? ग्लूकोज और O2 आपको देखने के लिए मिल रहा। क्या मिल रहा है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपको देखने के लिए मिल रहा। मतलब ये रिएक्शन तभी पॉसिबल होगी जब क्या होगी? सनलाइट होगी।
नहीं तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, और ग्लूकोज नहीं बनेगा मतलब उसके लिए पेड़ पौधों के लिए खाना नहीं बन रहा है, एनर्जी नहीं बन रही है। तो अपने पास में देखो, प्लांट्स एब्जॉर्ब सनलाइट टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड ग्लूकोज। इसमें ये जब तक क्या नहीं होगी, सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर होगा वो किस में नहीं कन्वर्ट होगा, वाटर और ऑक्सीजन और ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। तो आपके लिए इस रिएक्शन को करवाने के लिए ही किसकी आवश्यकता होती है, सनलाइट की आवश्यकता होती है भाई साहब। यदि सनलाइट नहीं होगी तो सिंथेसिस नहीं होने वाली। आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है, बायो के अंदर ये चीजें हमें पढ़नी पड़ती है, ठीक है। आगे देखो इसमें क्या दे रखा है, दिस इज अ क्लासिक एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो का मतलब आप समझा करें, एंडो का मतलब इंडोर, मतलब कमरे के अंदर, कमरे के अंदर का मतलब आपको देना पड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है, हीट देनी पड़ रही है, मतलब हीट एब्जॉर्ब होगी तभी जाके आपके लिए रिएक्शन पॉसिबल होगी। मतलब रिक्वायर्ड लाइट एनर्जी, आपको सनलाइट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है तभी जाके फोटोसिंथेसिस होगी, अदरवाइज फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है। दूसरा हमारे पास में देखो, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। हम कैल्शियम कार्बोनेट का जो पत्थर होता है, जो चूना पत्थर है, आपने देखा होगा जब हम घरों में कलई को गलाते हैं, चूने को गलाते हैं, जैसे अब तो किसी के घर में उपयोग नहीं होता है, लेकिन पहले के टाइम पे हम क्या करते थे कि दीपावली के टाइम पर पुताई वुताई जब होती थी घरों में, तो उसको कलई को बुझाया जाता, चूने को बुझाना बोलते हैं। बुझाने का मतलब ऐसा नहीं होता आग लगी होती है उसको हमने बुझा दिया, बुझाने का मतलब यहाँ पे गलाने से होता है। तो उसको गलाने के लिए हमें शुरुआत में हीट देनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं होता कि उसको हम चूल्हे पर रख के या गैस पर रख के उबाल देते हैं, नहीं, पहले हम पानी को गर्म करते हैं और गर्म पानी के अंदर हम चूना डालते हैं, तब जाके वो चूना प्रॉपर्ली घुलता है। तो ए बी थर्मल डिकम्पोजिशन भी कब पॉसिबल है, जब आप उसे एनर्जी देंगे पहले, मतलब ए बी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म्स द क्विक लैम्प एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तभी जाके ये सारी चीजें बनेंगी, अदरवाइज ये चीजें नहीं बनेंगी जब तक आप हीट नहीं दोगे। तो इसमें क्या है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड टू ब्रेक अ कंपाउंड। आपको कोई कंपाउंड है जिसको ब्रेक करना है, उसके लिए हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ये आपको देखने को मिलेगा। अगला देखो क्या दे रखा है, डिजोल्यूशंस ऑफ द अमोनियम नाइट्रेट इन वाटर। आप किन्हीं दो रिएक्शन को याद रखें, हमने एक आपको एग्जाम्पल दिए हैं, आप फोटोसिंथेसिस और इसको थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट को याद रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमसे तो पूछा जाता है कि डिफाइंड कीजिए, लिखिए दो अपने पास में एंडोथर्मिक रिएक्शनों के एग्जाम्पल, या एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है उनके एग्जाम्पलों को आपको लिखना है, ये हमें लिखना पड़ता है यहाँ पर। तो अपने पास में क्या है, हीट इज एब्जॉर्ब ब्रेक दी कंपाउंड, क्या होती है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है किसको, कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए। अपने पास में डिजोल्यूशन ऑफ द अमोनियम नाइट्रेट इन वाटर, वाटर के अंदर हमें अमोनियम नाइट्रेट को क्या करना है, ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक होगा ये देखो, ये कैसे ब्रेक होगा, अपने पास में देखो क्या दे रखा है, अमोनियम नाइट्रेट दे रखा है, ठीक है, अपने पास में वाटर दे रखा है, हम इनको जब मिलाते हैं तभी जाके अमोनियम आयन और नाइट्रेट आयन में ब्रेक होते हैं, लेकिन आपको पहले से गर्म करना पड़ता है। मतलब एक तरीके का आप सोच लो कि गर्म पानी के अंदर हम मिलाते हैं तब जाके क्या होता है, रिएक्शन पॉसिबल होती है। तो ए बी रिएक्शन क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब एंडो का मतलब यहाँ पे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तभी जाके रिएक्शन कैरिड आउट होगी। तो ये हमारे पास में एग्जाम्पल है किसके, एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं, देखो अपने पास में दूसरी रिएक्शन आई, एक्जो, कौन सी, एक्जो, एक्जो। अब देखो ई एक्सओ का मतलब, एक्सओ का मतलब थर्मिक का मतलब हीट से है, एक्सओ का मतलब है निकलना, मतलब यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, क्या होगी, रिलीज होगी, रिमूव होगी। आप ऐसी कोई रिएक्शन करवाएंगे जिससे क्या होगी,
एनर्जी रिलीज होगी, आपको ज्यादा अमाउंट की एनर्जी वहां पे देखने के लिए मिलने वाली है। तो ऐसी रिएक्शन हमारी कहलाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे देखो आप क्या दे रखा है, एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं भाई साहब हम सबसे, सारी की सारी रिएक्शन हमारी केमिकल रिएक्शन है। इनमें एनर्जी रिलीज हो एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। यहाँ पे अपने पास में रिलीज हो रही है, रिलीज क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है यहाँ पे। और रिलीज हो रही है यूजुअली इन दी फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। या तो वो हीट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी या लाइट की फॉर्म में मिलेगी। किसमें, सराउंडिंग में जाएगी। तो सब काम सराउंडिंग में होगा, किसमें होगा, सराउंडिंग में होगा। ऐसा नहीं कहीं और कहीं दूसरी जगह जा रही है। जिस पर हमारा फोकस होता है वो हमारा सिस्टम होता है, और उसके अलावा जितनी भी चीजें होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग बोल देते हैं। वो हम सब काम हमारा किसमें आता है, सराउंडिंग के अंदर आ जाता है। इसमें देखो, एज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इंक्रीजेस, क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो सराउंडिंग का क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। ओहो, क्योंकि यहाँ से हीट रिलीज हो रही है, वहां पे क्या हो रहा था, ठंडा हो रहा था, क्योंकि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी। ठीक है, यहाँ से ये जैसे ही सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगा, हीट यहाँ से जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ये आपको मिलेगा। तो एनर्जी इज गिवन आउट इन दी रिएक्शन, मतलब यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, निकलती है इस रिएक्शन से। जैसे देखो अपने पास में की फीचर्स में सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है, एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। सराउंडिंग्स बिकम वार्मर, वार्मर का मतलब ठंडा होता है थोड़ा सा, पहले के कंपैरिजन में। जब हीट वहां से चली गई सराउंडिंग से तो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अपन को हॉट टच फील होगा, जो भी अपने पास में है, कि सॉरी जो अपने सराउंडिंग बिकम्स वार्मर, वार्मर का मतलब वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। सॉरी हम गलत बोल चुके हैं, वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। इसमें देखो फील हॉट टच, यदि आप उसको फील करेंगे, टच करेंगे, तो आपको थोड़ा सा गरम गरम महसूस होगा। ठीक है, ये आपको गरम महसूस होगा। अकर्स इन दी कंबस्शन, आपके पास में जितनी भी कंबस्शन रिएक्शन होती हैं वो अपनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। आपने किसी भी चीज को जलाया तो वहां से एनर्जी रिलीज होती है। अब ये मत बोलना कि सर यदि हम जला रहे हैं तो शुरुआत में तभी तो जलेगा जब हम उसको एनर्जी देंगे। हाँ बिल्कुल देंगे तभी जलेगा, लेकिन जैसे ही आपने उसको जलना स्टार्ट कर दिया उसके बाद वहां से जो एनर्जी रिलीज होगी वो ज्यादा होगी। किसकी कंपैरिजन में, देने वाली एनर्जी के कंपैरिजन में रिलीज होने वाली जो एनर्जी होगी वो एक ज्यादा अमाउंट में होगी, आपको वो वहां पे ज्यादा मिलेगी। तो कंबशन रिएक्शन। दूसरा क्या है, रेस्पिरेशन है। क्या दे रखा है, रेस्पिरेशन दे रखा है। आपको पता है कि रेस्पिरेशन में भी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। न्यूट्रलाइजेशन, जब हमने एसिड बेस रिएक्शन को कल आपको बताया था तो उसमें भी बताया था कि यहाँ से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। जब कभी भी हम एसिड और बेस को आपस में मिलाते हैं तो वहां से एनर्जी रिलीज होती है। साथ में ये भी ध्यान रखना कि हम कभी भी पानी में, सॉरी एसिड में पानी नहीं मिलाते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। हम क्या करते हैं, धीरे धीरे पानी में एसिड धीरे धीरे मिलाते हैं, ये अपना तरीका होता है। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें कि अपने पास में कौन सी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन कौन सी होंगी, कंबशन रिएक्शन होगी, रेस्पिरेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन सारी रिएक्शन के अंदर एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अगला देखो आगे अपन क्या करते हैं। हमने देखा है एग्जाम्पल ऑफ दी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, किसका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का हमें एग्जाम्पल देखना है कि अपने पास में क्या होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे एक्सोथर्मिक का मतलब यहाँ से एनर्जी रिलीज करवानी है और इसका हमें एग्जाम्पल देखना है। सबसे पहले देखो कंबशन ऑफ द फ्यूल, क्या करवाना है हमें, फ्यूल को जलाना है। तो जलाते हैं तो क्या करते हैं, हम उसको इग्नाइट करते हैं, मतलब तीली से जोड़ते हैं। अब ये मत कहना सर तीली जलाई तो इसका मतलब एनर्जी तो हमने दी ना। ओहो, दे तो दी। जैसे सपोज आपने गैस को जलाया, गैस को ऑन किया तो क्या होती है, पहले गैस निकलती है, उसके बाद हमने तीली जलाई।
तो हमने छोटी सी चिंगारी, छोटी सी उसको आग को दिया, लेकिन वहां से जो एनर्जी रिलीज हुई ना जलने के बाद, वो काफी ज्यादा थी। तो देने वाली एनर्जी कम थी लेकिन रिलीज होने वाली ज्यादा थी, जिसके कारण इस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर रखते हैं। इसके अंदर एक्सोथर्मिक के अंदर। नहीं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अरे सर वो एंडोथर्मिक क्यों नहीं हुई। तो समझना आपके जो हम एनर्जी को दे रहे हैं उसके कंपैरिजन में जो रिलीज होने वाली एनर्जी है वो ज्यादा होती है। ठीक है। तो अपने पास में जैसे हमें किसी भी रिएक्शन को यदि जलाना है, करवानी है, सॉरी किसी भी फ्यूल को जलाना है, रिएक्शन को नहीं यार कुछ भी बोलते रहते हैं, बच्चे परेशान हो जाएंगे। मतलब हमें किसी भी चीज को जलाना है तो किसी भी फ्यूल को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी तो आपको क्या मिलेगा, CO2 प्लस आपको वाटर मिलने वाला है। हमें CO2 मिलेगा और क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। साथ में यहां से हीट एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगी रिलीज, हीट एनर्जी यहां से रिलीज होने वाली है। एग्जाम्पल में देखो, मीथेन बार्थ इन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम मीथेन को क्या करते हैं, हम जलाते हैं, सॉरी बार्न में बर्न जलाते हैं। किसी भी फ्यूल को हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और साथ में हीट एनर्जी। हमने फ्यूल को जलाई तो इसलिए है कि हम उससे एनर्जी ले सकें। आप गैस जलाते हो खाना बनाने के लिए, लेकिन आप शुरुआत में जो माचिस की तीली जलाई, क्या उतनी आंख से आप रोटी सेक लोगे? अरे नहीं सेक पाओगे भाई साहब, कच्ची रह जाएगी, बिल्कुल नहीं सेक पाओगे। तो हमारे पास में हम देखते हैं कि उसको जलाने के बाद जितनी जो एनर्जी मिलती है वो ज्यादा मिलती है। तो ये हमारे पास में कंबशन रिएक्शन है। हम लकड़ी को जलाते हैं तो इसीलिए जलाते हैं कि उससे हम एनर्जी ले सकें। ठीक है। दूसरा हमारे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में का मतलब क्या होता है, अपन के पास में रेस्पिरेशन वहीं को होती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब जो सांस वांस लेते हैं उनके अंदर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखो क्या दे रखा है, ग्लूकोज ब्रेक्स। किसमें, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज के साथ हमने रिएक्शन कराई तो किसमें टूट गया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर टूट गया। साथ में यहां से जो एनर्जी मिली, इस एनर्जी का हम उपयोग करते हैं। तो यहां से एनर्जी रिलीज होती है, तभी जाके हम ग्लूकोज को बर्न करते हैं, तोड़ते हैं। ठीक है। तो अपने पास में रेस्पिरेशन के अंदर ही हमें ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है, छोटे छोटे फॉर्म में टूटता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, और वहां उस एनर्जी का हम यूज करते हैं। तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन इन द सेल रिलीजिंग एनर्जी। तो सेल रिलीजिंग एनर्जी में ब्रेक हो जाता है, छोटे छोटे फॉर्म में ब्रेक हो जाता है। तो ये भी क्या है हमारे लिए एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन दे रखी है। अगला देखो अपने पास में, ठीक है, आप लोग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कुछ चीजों को देखते जाएं, काफी सिंपल तरीका है। ठीक है, इन चीजों को हम बता रहे हैं आपको कि इन सिंपल वे से आप इनको समझें। आप यदि लिख रहे हैं तो बढ़िया तरीके से वीडियो को पॉज करते करते आसानी से लिखते रहें। ठीक है, और पढ़ते भी रहें, रिवाइज भी करना है। जो हमने ऐसे कल पढ़ाया था उसको आप बिल्कुल इस तरीके से रिवाइज करें। बिल्कुल आपको उसी तरीके से, उसी पैटर्न से काम करना है जैसा कि हम ऑफलाइन क्लासों के अंदर करते हैं। कि आज सपोज हमने कुछ चीजें पढ़ी तो कल के दिन वहां पे हमसे पूछ की जा सकती हैं। तो आप लोग थोड़ा सा रिवीजन के हिसाब से ही पढ़ते रहें। जो चीजें पढ़ी जा चुकी हैं उनको थोड़ा सा पर डे देखते रहें, तब जाके वो आपको रिकॉल रहेंगी। नहीं तो पता चलेगा आगे आगे पढ़ते जा रहे हो, पीछे पीछे खत्म भी करते जा रहे हो। तो ऐसा ना हो। ऐसा ही मैक्सिमम बच्चों के साथ में होता है, जिसके कारण वो कहते सर याद नहीं होता। तो बच्चों याद किसी को नहीं होता है। हमें याद करने का मतलब होता है बार बार रिवीजन करना। जितनी बार हम रिवाइज करेंगे उतनी बार हमें थोड़ा थोड़ा सा कुछ ना कुछ याद रहना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो उस चीज का भी आप लोग ध्यान रखते जाएं कि हमने यहाँ पर ग्लूकोज को क्या किया, ब्रेक डाउन किया छोटे छोटे फॉर्म्स में, जिससे हमें एनर्जी रिलीज हो जाए। अगला देखो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है भैया, न्यूट्रलाइजेशन। मतलब आपको न्यूट्रल बनाना है, एसिड के इफेक्ट को खत्म करना है, बेस के इफेक्ट को खत्म करना है, न्यूट्रलाइजेशन बनाना है। इसमें देखो अपने पास में HCl प्लस NaOH कंबाइंड होकर क्या बनाएगा, NaCl और वाटर बना दिया, और हीट एनर्जी को भी इसने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया।
कि हमारे पास में HCl प्लस NaOH आपस में कंबाइंड हुए तो NaCl बना और क्या बना, H2O बना, और हीट एनर्जी यहाँ से रिलीज हुई। अपने पास में एसिड रिएक्ट विद बेस एंड रिलीज हीट, क्या करते हैं, हीट एनर्जी को ये रिलीज कर देते हैं। अगला देखो अपने पास में थर्मिट रिएक्शंस। ये जो थर्मिट रिएक्शन होती है हम आपको बता भी चुके हैं कि ये किस लिए होती है। जो अपने पास में जो रेल की पटरी होती है, ठीक है, उनको हम रेल्स बोलते हैं, जो मतलब एक गाटर दूसरा गाटर को हम अटैच करते हैं, तो उनको ज्वाइंट करने के लिए हम थर्मिट वेल्डिंग का उपयोग करते हैं। किसकी वेल्डिंग का, थर्मिट वेल्डिंग का। इसके अंदर हम एल्यूमिनियम को मिलाते हैं। तो जो थर्मिट वेल्डिंग होती है वो भी क्या होती है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। क्या होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ से भी हीट एनर्जी रिलीज होती है। आप यदि देखें कहीं पे वीडियो वगैरह तो वहां पे एक्सप्लोजन होता है, जैसे वो गर्म होता है तो फट जाता है, ठीक है। तो अपने पास में हीट वहां से क्या होती है, रिलीज होती है, हीट एनर्जी रिलीज होती है। हमने आयरन ऑक्साइड के साथ में किसको मिला दिया, एल्यूमिनियम को मिला दिया, ठीक है। वैसे ही पूरा का पूरा तरीका होता है कि हम उसको जलाने के लिए थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट की एनर्जी देते हैं और उसके बाद वहां से एनर्जी काफी अमाउंट में रिलीज होती है। तो ये भी हमारे लिए एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल दे रखा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या है अपने पास में। हमारे पास में दे रखा है डेली लाइफ के लिए एग्जाम्पल है। ओहो फायर वर्क, देखते हैं वहां से एनर्जी काफी रिलीज होती है। दूसरा कुकिंग गैस कंबस्शन, हम खाने की जो गैस होती है उसको जलाते हैं, उसी से हमें क्या मिलती, काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। होती है कि नहीं होती है, वहां से हमें काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। अगला देखें सेल्फ हीटिंग। ओहो क्या कर दिया हमने, चलो सॉरी सेल्फ हीटिंग कैंस। अपने पास में किसी भी चीज को हम जला रहे हैं तो वहां से भी एक तरीके की अपने पास में एनर्जी रिलीज होती है। थोड़ा जलाने के लिए एनर्जी जरूर आवश्यक होती है, लेकिन वहां से ज्यादा अमाउंट में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। अपने पास में आयरन रस्टिंग स्लो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। रस्टिंग ऑफ दी आयरन से भी एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन बहुत ही कम, हमें समझ में नहीं आ सकती, ठीक है। तो ये भी हमारे एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल दे रखा है। तो अपने पास में दो शब्द आए, एक एंडो आया और एक क्या आया, एक्सो। आपको इन्हीं को ध्यान रखना है क्योंकि ये आपको आगे भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे, आगे भी मिलेंगे। एंडो, एंडो का मतलब आप समझो कि हमारे पास में कोई डोर है, इसके अंदर मतलब क्या, यहां से हमें हीट दे रहे हैं तो हीट क्या हो रही होगी, एब्जॉर्ब हो रही होगी। तभी रिएक्शन संभव हो रही है जब यहां से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी। एक्सो का मतलब क्या है, एक्सो का मतलब है यहां से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। क्या होती है, रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, तभी जाके आपको ये देखने के लिए मिलने वाला है एक्सोथर्मिक होती है यहाँ पर। अगला देखें आप, ऑक्सीडेशन रिएक्शन दे रखी है, कौन सी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन दे रखी है। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर देखो अपने के लिए मिलने वाला क्या है, आप देखें यहाँ पे, एन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जो है आखिर ऑक्सीडेशन कब होगा, तो ऑक्सीडेशन तभी होगा कि जब या तो कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन को गेन कर रहा हो, या हाइड्रोजन को लूज कर रहा हो, या इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा हो, लूज कर रहा हो। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे फोर्थ, जिसमें ये नंबर अभी बेसिकली हम नहीं जानते हैं, ठीक है, अपन बोलेंगे इंक्रीज इन दी ऑक्सीडेशन नंबर। अभी हम जानते नहीं है, लेकिन सबसे करेक्ट डेफिनेशन यही है, यही वाली ऑक्सीडेशन नंबर। हम किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब अभी तो आप ऐसे समझो चार्ज की यदि वैल्यू बढ़ रही है तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। जैसे समझो आप यहाँ पे हमने आपको एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल दिया, समझना आप, इसी से हम दो डेफिनेशन बनाने वाले हैं बच्चों। ओ बच्चों देखो यहाँ पे क्या है,
हमने देखा कि सोडियम लिया, एटॉमिक नंबर आपको बच्चे बच्चे को पता होता है कितना होता है, 281 होता है। ये मत बोलना है सर आप ही को पता है, हमें कुछ नहीं पता है कितना होता है। कोई बात नहीं, आप सीख जाओगे यदि नहीं पता तो। 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। अब देखो यहां से हुआ क्या, इस सोडियम यहां से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और जैसे ही ये लूज करेगा तो आपको क्या मिल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो आपको 2,8 यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा कि हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8। आप देखें 0 से A+1 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट हो रहा है। 0 से +1 में जा रहा है तो हम इसको बोलेंगे इंक्रीमेंट इन दी ऑक्सीडेशन नंबर, और यही क्या है, ऑक्सीडेशन। अब देखो आप यहां से समझना थोड़ा सा, हमने 0 से 1 इलेक्ट्रॉन को भी क्या करवाया, लूज करवाया। लूज करवाया तभी तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज के नंबर में इंक्रीमेंट हुआ। जैसे Mg होता, एटॉमिक नंबर 12 होता, आपको पता है 282। दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो ये बनाएगा Mg2+। कितना बनाएगा, 0। कोई भी एलिमेंट यदि फ्री स्टेट में होता, अकेला होता, अभी तो आप समझे अकेला है तो इसके ऊपर चार्ज 0 होता है। और यहाँ पे देखो इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया, 2, तो 0 से +2 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ऑक्सीडेशन है हमारा। ठीक है, ये हमारे पास में ऑक्सीडेशन है। आप देखें गेन ऑफ दी ऑक्सीजन, ये हम एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, इसको समझना आपके हमारे पास में ऑक्सीडेशन कैसे हुआ। हमने देखो Mg को, अभी ये आपको थोड़ा सा इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं कैलकुलेट करना आती है, लेकिन जो MgO बनेगा, आप तो ये देखें यहाँ पे कि हमने ऑक्सीजन को जोड़ा है, ये मैग्नीशियम के अंदसात में हमने ऑक्सीजन को जोड़ दिया है। गेन ऑफ दी ऑक्सीजन, जिस चीज को हम गेन करेंगे वो हमारे पास में होगी, जो चीज लूज करेंगे वो दूर होगी। तो हमने यहाँ पे गेन करवाया, तो गेन करवाने के बाद ये बन गया MgO। ठीक है, यदि देखो आपको पता है, यदि हम ऑक्सीजन की बात करें कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, आप बताएं ऑक्सीजन का, तो होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 होता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और किसमें, O2- में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें O2- के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, 2,8 आपको देखने के लिए मिल जाएगा, 2,8 है। ठीक है, तो इसके ऊपर जनरली चार्ज जो होता है वो -2 का होता है। तो यदि हम Mg के ऊपर चार्ज कैलकुलेट करें तो जिस भी एलिमेंट के ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं उसको हम x मानते हैं। आप देखें ऑक्सीजन का नंबर कितना है, 1 है, चार्ज कितना है, -2 बराबर में 0, तो x बराबर आपको मिल जाएगा +2। कितना मिल जाएगा, +2 मिल जाएगा। आप देखें 0 से +2 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे हम इसको, ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो आप देखें गेन ऑफ ऑक्सीजन हमने बता दिया, आपको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दिया, इसको हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही बोलेंगे। ठीक है बच्चों, एक है लॉस ऑफ द हाइड्रोजन, इसको भी समझे आप। ये तरीका थोड़ा सा भी आता नहीं है आप लोगों को, क्योंकि हमें 11th क्लास में मिलता है, लेकिन आप इसको सीखें, बढ़िया तरीका है, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर सारी डेफिनेशन अपनी होती है, क्योंकि अभी हमें इनके बारे में पता नहीं होता, इसीलिए हमें ये पढ़नी पड़ती है। ठीक है, देखो आप एक और हम एग्जाम्पल दें आपको, लॉस ऑफ दी हाइड्रोजन वाला क्या होता है, क्या होता है, वो होगा वही जो हम देखेंगे, वही होगा, और क्या होगा, होगा ना, वही होगा, और क्या होगा। देखो देखो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ चीजें हैं जिनको हमें देखते रहना चाहिए। देखो अपने पास कि लॉस ऑफ दी हाइड्रोजन, अभी आप देखना, अभी ये अपन को नहीं पता है, बेसिकली हम बता रहे हैं आपको। NH3 होता है, इसको हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, कई जगह पे आपको हीट करने का सिंबल डेल्टा बना होता है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे, तो ये टूटता है N2+H2 में टूट जाता है, इसमें टूट जाता है। बैलेंस करना हो कर सकते हो, नहीं करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हम बैलेंसिंग पढ़ रहे हैं, कर लो, नहीं तो आप सोचोगे अरे सर क्या करते रहते हो,
बैलेंसिंग करना सिखाई है फिर भी आप उपयोग नहीं करते उसका, बैलेंसिंग कर दिया। हमने इसको हीट किया तो देखो अपने पास में क्या मिलने वाला है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे नाइट्रोजन X दे रखा है और ये 3 इंटू हाइड्रोजन जो होता है वो जब भी नॉन मेटल के साथ में आता है +1 होता है, +1 इक्वल टू चार्ज कुछ भी नहीं है तो 0, x इक्वल टू -3 होता है। इसके ऊपर कितने का चार्ज होता है? -3 होता है। और कोई भी एलिमेंट यदि फ्री स्टेट में है तो हम देखेंगे यहां से उसके ऊपर 0 चार्ज होता है। तो -3 बड़ा है या 0 बड़ा है? हाँ, -3 बड़ा है 0। अरे कुछ बच्चे कहेंगे -3 बड़ा है, -3 बड़ा नहीं होता, जो 0 बड़ा होता है, 0। आप देखें -3 से 0 में जा रहा, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट हो रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोल देंगे ये ऑक्सीडेशन क्या है, ये ऑक्सीडेशन है, ये ऑक्सीडेशन। आप देखें -3 से 0 में जा रहा है, ये हमें ऑक्सीडेशन देखने के लिए मिल रहा है कि हमारे पास में ऑक्सीडेशन दे रखा है। -3 से 0 में गया, ऑक्सीडेशन देखने के लिए मिल रहा है। -3 से 0 में गया ऑक्सीडेशन, सीधा का सीधा बोलो आप, लॉस ऑफ द हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाने वाला है। हम क्या बोलेंगे इसको? लॉस ऑफ द हाइड्रोजन को हम ऑक्सीडेशन बोलने वाले हैं। लॉस ऑफ द हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है, अगला देखो आप यहाँ से क्या करने वाले। ओहो, वहां तरफ भाग गए हो आप। तो ये 3-4 डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है आपके लिए। अभी यहाँ पे गेन ऑफ दी ऑक्सीजन, लॉस ऑफ दी हाइड्रोजन को ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन को लूज होने को ध्यान रखें, और इंक्रीमेंट इन दी ऑक्सीडेशन नंबर। इसी डेफिनेशन से 4 डेफिनेशन बनी है, ध्यान रखना। और यही हमें दी नहीं है क्योंकि हम इसके बारे में ज्यादा जानते नहीं, जानकारी नहीं है हमें अभी। हमें जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हम सीखते जाएंगे। आगे देखो क्या करना है अपन को। हमने देखा एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हमें एग्जाम्पल देखने हैं इसके ऑक्सीडेशन रिएक्शन के। तो देखो कंबस्शन ऑफ दी कार्बन, आप तो अभी वही देखेंगे ऑक्सीजन जुड़ रहा है या हट रहा है, क्या हो रहा है, उसी को समझे आप। तो हमने देखा कार्बन बेचारा अकेला था, उसमें हमने ऑक्सीजन को जोड़ दिया, तो जोड़ेंगे तो क्या बन गया? CO2 बन गया। हम क्या बोले? गेन ऑफ दी ऑक्सीजन, क्या हो रहा है? कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो गेन ऑफ दी ऑक्सीजन को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। क्या है? ऑक्सीडेशन है। दूसरा देखो रस्टिंग ऑफ दी आयरन, किसकी हम बात करें? हम आयरन की रस्टिंग की बात करें तो जो कहा लिख दिया बच्चों, गलत करके रख दिया। चलो इसको अपन को इस तरीके से लिखना है बेसिकली, रस्टिंग ऑफ दी आयरन Fe2O3 है तो सही है, लेकिन अपने पास में डॉट कितना आ जाएगा? 6 दे रखा है H2O, तो 6H2 मिल जाएगा। बेसिकली रस्टिंग का जो फॉर्मूला होता है वो Fe2O3.XH2 होता है, ये हमारे पास में रस्टिंग होता है। आयरन के ऑक्साइड को ही हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग बोलते हैं। लेकिन एक कब बनेगा? जब हमारे पास में नमी भी हो और क्या दे रखी हो? वाटर भी दे रखा हो। कि आपके पास में दोनों चीजें दे रखी हो तब जाके मिलने वाला है। ठीक है, तो मिल जाएगा आपको, रस्टिंग हो जाएगा। तो आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, किसके साथ रिएक्ट करेगा? अपने पास में आयरन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और मॉइस्चर के साथ, तो ये क्या हो जाएगा? ये रस्टिंग का फॉर्मेशन कर ले जाके, रस्टिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हमें देखने लिए मिल जाएगा कि यहाँ पे रस्टिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो अपने पास में क्या दे रखा है अगला। तो ये भी किस चीज का है? आप देखो ऑक्सीजन को गेन कर रहे हो, ऑक्सीजन को गेन ऑफ दी ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अभी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना नहीं आती, जिसके कारण हम उस तरीके से आपको नहीं बता रहे। नहीं तो जब आप इस आयरन पर ऑक्सीडेशन निकालोगे तो देखो क्या तरीका हमने आपको बोला है, जिस भी हम एलिमेंट पर निकालेंगे उसको हम क्या मानते हैं? x, लेकिन इसका नंबर 2 है तो 2x प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। तो x इक्वल टू +3 बन जाएगा, +3 आ जाएगा। आप देखें यहां से कि 0 से a +3 में जा रहा है, तो 0 से +3 में जाएगा क्या कहलाएगा? 0 से +3 में जाएगा ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्या ऑक्सीडेशन है? ये ऑक्सीडेशन हमें देखने को मिल रहा। ठीक है, अगला देखो हाइड्रोजन परऑक्साइड डिकम्पोजिशन। हमें हाइड्रोजन परऑक्साइड को तोड़ना है,
तो अपने पास में H2O2 दे रखा था, इसको हमने तोड़ा, H2 और O2, ये O2 क्या हो गया, अलग हो गया। तो हमने ऑक्सीजन इज रिलीज, क्या होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ दी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, किसका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। क्योंकि क्या हो रहा है, यहां से हम देखते हैं कि पेरोक्साइड के केस में आप देखो थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, क्योंकि पेरोक्साइड के केस में ऑक्सीजन के ऊपर माइनस का वन चार्ज होता है। कितने का चार्ज होता है बच्चों, माइनस का वन चार्ज होता है, और माइनस का वन की वजह से ये यहां से -1 से -2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट आ रहा है। ठीक है, तो एक तो अपने पास में रिडक्शन, लेकिन एक क्या होता है, इसका रिडक्शन हो रहा है बेसिकली, और ये हमारे लिए रिलीज ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, ये बेसिकली ऑक्सीडेशन ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या होता है, रिडक्शन होता है, जिसके कारण ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। हम बताएंगे आपको, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। H2O2 एक अपने पास में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, भी हम बताएंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखना, ये बेसिकली एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। बेसिकली रिलीज हो रही है ऑक्सीजन, क्या हो रही है, रिलीज, और रिलीज ऑफ द ऑक्सीजन को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अभी हम बताएंगे, रिडक्शन बोलते हैं। गलत हो गया, ये बेसिकली रिडक्शन का केस है। ठीक है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, किसकी तरह, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। थोड़ा सा ध्यान रखना, हमने स्टार्टिंग में थोड़ा सा गलत बता दिया। अपने पास में क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगला देखो, रिमूवल ऑफ दी हाइड्रोजन फ्रॉम दी कंपाउंड। हमें क्या करना है, हाइड्रोजन को रिमूव करना है। अभी हम ऑक्सीजन को जोड़ रहे थे, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं। आप देखें यहां से H2S के साथ में, सल्फर के साथ में हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन यहाँ पे क्लोरीन के साथ चला गया, और सल्फर क्या हो गया, अकेला हो गया। तो सल्फर का क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि सल्फर ने हाइड्रोजन को रिलीज कर दिया। ठीक है, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन, जबकि हम क्लोरीन को देखेंगे तो यहाँ पे हमें रिडक्शन देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा सा ये दो एग्जाम्पल है, वो कंबाइंड वाले एग्जाम्पल है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आपको ये एग्जाम्पल देखने के लिए मिल जाएंगे। आप फिर देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ दी एवरीडे में हमें कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, हमें रस्टिंग ऑफ दी आयरन मेटल, किसी भी मेटल के ऊपर रस्टिंग होती है, वो ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। बर्निंग ऑफ दी फ्यूल, किसी भी फ्यूल को हम जला रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलाते हैं, मतलब हम ऑक्सीजन को जोड़ते हैं। अपने स्पाइलिंग ऑफ दी फूड बाय ऑक्सीजन, बेसिकली क्या होता है, रेंसिडिटी हो जाती है। हम आगे पढ़ेंगे ये क्या हो जाते हैं, अपने पास में इनके अंदर रेंसिडिटी हो जाती है, इनमें गंध वगैरह आने लगती है, विकृत गंधता हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिसके कारण ये सारी चीजें अपन को पढ़ना है आगे, तो ये भी संभव है। अगला देखो, रिडक्शन रिएक्शन क्या है, रिडक्शन रिएक्शन, तो इसमें देखो अपने पास में रिडक्शन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस, उल्टा होने वाला है। वहां पे क्या था, गेन ऑफ द ऑक्सीजन, यहाँ पे लॉस ऑफ द ऑक्सीजन होगा। क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे हमारे पास में हमने देखा, हमारे पास में सिल्वर का ऑक्साइड था, हमने इसको गर्म किया, हीट किया, तो ये सिल्वर और O2 में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। बैलेंस करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। वैसे करना हो तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, हमने आपको सब तरीके बता रखे हैं। आप देखो, इस ऑक्साइड के साथ में, मतलब Ag के साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन थी, क्या थी, Ag के साथ में ऑक्सीजन थी। ओहो, कहाँ चला गया भाई, हट ही गया। मतलब Ag के साथ में ऑक्सीजन थी यहाँ पे। अब ऑक्सीजन क्या होगी, रिमूव होगी, जो चीज हम रिमूव करेंगे वो दूर होगी, हमसे दूर होगी, रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन। गेन ऑफ द हाइड्रोजन, अभी यार देखें, हम उल्टी रिएक्शन लिख दें जो अभी यार लिखी थी हमने, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन को जोड़ दें तो ये अमोनिया बना देगा। आप देखें यहाँ पर नाइट्रोजन 0 में है, जबकि इस पर हमने कैलकुलेट की थी तो -3 आई थी, 0 से -3 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो रही है, रिडक्शन कहलाएगा। गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, हमने देखा कि गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी किसका एग्जाम्पल है, इसी का। हमने ऑक्सीजन आपको लिख के दिया था, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 था, 2,6, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो किसमें, O2 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। और O2 माइनस में कन्वर्ट होने का मतलब अपने पास में 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है इन्होंने, और 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ,
गेन ऑफ द ऑक्सीजन रिडक्शन हुआ है, सॉरी गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हो गया। ओहो अरे यार थोड़ा सा भूल क्यों रहा। अपने पास में गेन ऑफ द ऑक्सीजन, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही लगता है, गेन ऑफ द ऑक्सीजन ने गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलते हैं। हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन करवाया तो हमें यहाँ पे रिडक्शन देखने के लिए मिल गया, किसको बोलेंगे, रिडक्शन हो गया। तो अपने पास में उल्टा काम चलने वाला है, वहां पे इंक्रीमेंट इन दी ऑक्सीडेशन नंबर था, यहाँ पे डिक्रीमेंट इन दी ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो ये हमें देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की हम बात कर सकते हैं। ये हमारे पास में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दे रखा है। आप देखें कि अपने पास में क्या है, एग्जाम्पल ऑफ दी रिडक्शन रिएक्शन, कौन कौन सी एग्जाम्पल है हमारे पास में दे रखा है। रिमूवल ऑफ दी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हटाना है। देखो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड, कॉपर के साथ में ऑक्सीजन है, हमने कॉपर से ऑक्सीजन को हटा दिया, मतलब लॉस हो गया ऑक्सीजन का, हट गया। तो यहाँ पे कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। जबकि हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन गेन कर रहा है उस ऑक्सीजन को, तो गेन ऑफ दी ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। मतलब H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है जबकि कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, लेकिन अभी हम रिडक्शन पढ़ रहे हैं तो अपने पास में यही वो एक कंबाइंड एग्जाम्पल आपको इसके पहले ही था। आप देखें यहाँ पे गेन ऑफ दी हाइड्रोजन, हमने क्या बोला है यहाँ पे, हमने ऑक्सीडेशन में बोला था, लॉस ऑफ दी हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे, हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, जबकि गेन ऑफ दी हाइड्रोजन को रिडक्शन बोलेंगे। आप देखें क्लोरीन अकेला था, इसने हाइड्रोजन को गेन किया तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो हमारे पास में ये गेन ऑफ दी हाइड्रोजन जो होगा वो रिडक्शन हो जाएगा। दूसरी चीज हमने जो आपको एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि यदि हम ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर बताएं आपको, तो हमें देखने के लिए मिलता है यहाँ पे कि इस वाले ऑक्सीजन पर 0 चार्ज होता है क्योंकि फ्री स्टेट में, जबकि इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा हमें कैलकुलेट करना है। देखो अपने पास में एक हाइड्रोजन है, इसी को तो हमें कैलकुलेट करना है, तो हमने x मान दिया, और यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर हमने आपको पहले ही चार्ज बताया -1 का चार्ज होता है। ठीक है, जितने भी हेलोजन होते हैं उनके ऊपर -1 का चार्ज होता है, मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्योंकि उनके पास में आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तब जाके उनका स्टेट कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे x = प्लस का बनाता है। आप देखें यहाँ पे कि 0, सॉरी यार इसमें बता दिया, हमें क्लोरीन के ऊपर चार्ज बताना है बेसिकली, तो क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितने का है, -1 का, क्योंकि हम क्लोरीन के साथ में हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं। तो आप देखें क्लोरीन के ऊपर चार्ज यहाँ पे -1, तो 0 से -1 जा रहा है, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। जबकि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन 0 से +1 में जाएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पे क्लोरीन देखें आपके, क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, या सीधा बोलेंगे गेन ऑफ दी हाइड्रोजन, तो हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। क्लोरीन ने हाइड्रोजन को गेन कर लिया जिसके कारण उसका रिडक्शन हो गया। आप देखें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, Fe3+ था, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो Fe में कन्वर्ट हो गया। ये देखें +3 से 0 में चला गया तो ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हुई, क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो ये भी हमारा रिडक्शन का एक एग्जाम्पल देखने के लिए मिल जाएगा। आगे देखते हैं अपने पास में क्या है, आगे देखते हैं तो अपने पास में दे रखा है डेली लाइफ के जो एग्जाम्पल हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम दी ओर। हम देखेंगे आगे पढ़ेंगे अगले वाले चैप्टर में कि किसी भी मेटल को हमें रिमूव करना पड़ता है तो इसकी हम ओर से उसको रिमूव करते हैं। तो हमारे पास में Fe2O3 से हमने यदि आयरन को निकालना है तो हमें आयरन ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव करवाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तभी जाके हमें आयरन मिलेगा। और यहाँ पे हमें रिमूवल ऑफ दी ऑक्सीजन मिलेगा, जिसका मतलब क्या होगा, रिडक्शन होगा। फोटोसिंथेसिस, CO2 इज रिलीज टू ग्लूकोज, तो ये भी एक रिडक्शन का एग्जाम्पल है, CO2 रिलीज हो रही है वहां से। अगला देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है किसी भी मेटल के ऊपर क्या करना है, किसी भी आयन का डिपोजिशन करवाना, दूसरे मेटल आयन का डिपोजिशन करवाना। और जब भी हम किसी भी मेटल आयन का डिपोजिशन करवाते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। जैसे सपोज हमें मैग्नीशियम को डिपोजिट करवाना है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Mg में डिपोजिट होगा, तो वहां पर रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। यहाँ पे देखो लिखा है मेटल आयन गेन इलेक्ट्रॉन टू गेट डिपोजिट, और वो डिपोजिट हो जाता है।
तो हमें मिल जाएगा डिपोजिशन यहाँ पर। ठीक है, ये अपन को देखने के लिए यहाँ से मिल जाएगा कि इस तरीके से हम यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं कि अपने पास में क्या सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो इसके बाद हम कल डिस्कस करेंगे कौन सा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और आगे की और जो रिएक्शंस बची हैं और रिएक्शन को। लेकिन यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर शेयर करते रहें। ठीक है, आप लोग एक काम बिल्कुल ध्यान से करेंगे, वीडियो को जरूर शेयर करते रहें, पूरी की पूरी वीडियो को देखें प्रॉपर तरीके से, आप नोट भी करते रहें और वीडियो को शेयर भी करते रहें। यदि आपको ये लेक्चर बड़ा लग रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके आप लेक्चर को देखें और नोट प्रॉपर तरीके से करते रहें।